हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और आज से मैं शुरुआत कर रहा हूँ विश्व इतिहास की। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस चैनल पर इंग्लिश, इतिहास और भूगोल से संबंधित क्लासेस लेता हूँ। तो अभी मैं फ़िलहाल बीए थर्ड ईयर का सब कुछ पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो जियोग्राफी हो या हिस्ट्री, सब कुछ मैं बीए थर्ड ईयर का लेकर चल रहा हूँ। तो जापान का भूगोल मैंने पढ़ा दिया, चाइना का भूगोल पढ़ा रहा हूँ और इसके बाद भौगोलिक विचारधारा भी पढ़ाऊँगा भूगोल में। आज हम लोग बात करेंगे विश्व इतिहास की। और विश्व इतिहास में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो 500 वर्ड्स के हों या 200 वर्ड के हों, या फिर जो भी दो दो नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं इम्पोर्टेंट हैं, उनको मैं पढ़ाऊँगा। उन्हीं के माध्यम से आपको पूरा का पूरा विश्व इतिहास पढ़ाऊँगा। ओके, तो आज ये हमारा विश्व इतिहास में पहला वीडियो है और पहला टॉपिक भी है हमारा वर्साय की संधि। तो ये पहला वीडियो और पहला टॉपिक वर्साय की संधि क्या है और यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपने देखा होगा, किताबों में देखा होगा। और अगर आपके पास अनसॉल्व है तो देखिए, ये जो वर्साय की संधि है बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी 200 शब्दों में पूछ लिया जाता है, कभी कभी 500 शब्दों में। ओके, तो मैं इस तरह से लिखा हूँ कि आप 200 शब्दों में भी लिख सकते हैं, 500 शब्दों में भी लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत आप अपने मन से कुछ जोड़ सकते हैं उसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं इसको हम लोग को कैसे लिखना है। तो क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार पूछा जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। वर्साय की संधि की समीक्षा कीजिए। या फिर आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है, वर्साय की संधि के गुण व दोषों को लिखिए या दोषों की विवेचना कीजिए। किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे, आपको लिखना है एक ही आंसर। ओके, तो ये देखिए, पेरिस शांति सम्मेलन की संधियों में वर्साय की संधि सबसे महत्वपूर्ण थी। यह संधि 28 जून 1919 को मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ की। इसमें 15 अध्याय, 439 अनुच्छेद, 200 पृष्ठ, 80,000 से अधिक शब्द, यहाँ 8,000 नहीं होगा, 80,000 से अधिक शब्द थे। यह एक अपमानजनक एवं पूर्णतः आरोपित संधि थी। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये संधि क्या थी। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ और उसमें दो प्रकार के देश शामिल थे। एक तो मित्र राष्ट्र थे, एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की, ये सब धुरी राष्ट्र में थे। तो जब धुरी राष्ट्र हार गए प्रथम विश्व युद्ध में और मित्र राष्ट्र जीत गए, तो मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्र के साथ कई प्रकार की संधि की, मतलब अलग अलग देशों के साथ अलग अलग संधि की। तो ऐसे ही मित्र राष्ट्र ने एक संधि जर्मनी के साथ की थी और इसमें क्या हुआ, जर्मनी का बहुत ज़्यादा अपमान किया गया संधि में और उसको एकदम तोड़ तोड़ कर रख दिया। मतलब उसकी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था को एकदम तोड़ दिया। इतना उसको दबा दिया गया कि वो फिर से दोबारा उठ ना पाए। ओके, तो वही यहाँ पर लिखा है कि यह एक अपमानजनक तथा पूर्णतः आरोपित संधि थी। मतलब जर्मनी को धमकी दी गई कि अगर आप संधि नहीं करेंगे तो हम फिर से युद्ध शुरू कर देंगे, चालू कर देंगे। तो इस संधि की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई, लेकिन फिर भी संधि के समर्थकों ने संधि के पक्ष में कुछ तर्क दिए हैं। कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि यह संधि जर्मनी के साथ उचित थी। ओके, तो देख लेते हैं तर्क में क्या क्या है। संधि के पक्ष में तर्क, कुछ विद्वान, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि सही थी। सभी प्रतिनिधियों पर उसकी जनता का दबाव था। युद्ध काल में जनता से अनेक वादे किए गए थे जिन्हें पूरा करना आवश्यक था। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये जो संधि थी उचित थी, क्योंकि सभी देशों ने युद्ध काल में अपने जनता से वादे किए थे कि अगर हम जीत जाएंगे तो इस देश के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, इसके साथ ऐसी संधि करेंगे। तो इसलिए उन वादों को पूरा करना था, इसलिए कठोर अपमानजनक संधि की गई। कुछ लोग इसके समर्थन में हैं। जिस प्रतिशोधात्मक वातावरण में संधि की गई उसमें उदारता की आशा नहीं की जा सकती। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि भाई अब युद्ध के बाद
अगर आप अपने दुश्मन से संधि करेंगे तो क्या उदारता वाली संधि करेंगे? नहीं, उसका अपमान करने की कोशिश करेंगे। तो वही चीज़ इन्होंने भी की। ओके, सभी प्रतिनिधि अपने राष्ट्रीय हितों का संरक्षण कर रहे थे। ऐसी स्थिति में न्याय या शक्ति के सिद्धांतों का पालन नहीं हो सकता था। सही बात है, सभी लोग अपने हितों का संरक्षण कर रहे थे, अपने अपने लाभ के लिए तमाम तरह की प्रावधानों को ला रहे थे और संधि आरोपित कर रहे थे। तो सही है। अब ये कुछ विद्वान मानते हैं। ओके, अभी जब आपको इसका मैं थोड़ा सा इसके विपक्ष में भी तर्क बताऊंगा तो आपको लगेगा कि संधि वास्तव में क्या थी। अगर जर्मनी जीत गया होता तो इससे भी कठोर संधि करता, जैसा कि ब्रेट लिटोवस्क संधि से ज्ञात होता है। तो कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं कि अगर मान लीजिए जर्मनी जीत गया होता, मित्र राष्ट्र हार जाते, तो जर्मनी इससे भी कठोर संधि करता। तो इसलिए इसके साथ जो संधि की गई वो उचित है। तो ये तो है कुछ उसके पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं कि भाई ये जो जर्मनी के साथ है वर्साय की संधि की गई ये उचित है और सही है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं संधि के विपक्ष में कुछ तर्क हैं, और ये तर्क जब आप पढ़ेंगे तो संधि आपको समझ में आएगी। देखिए, इसमें पहला तर्क है आरोपित संधि। इतिहासकारों ने क्या कहा, यह एक आरोपित संधि है, मतलब दबाव डाल के इसको स्वीकार कराया गया था। देखिए, इस संधि को विजयी राष्ट्रों द्वारा एक पराजित राष्ट्र पर जबरदस्ती या धमकी देकर लादी गई संधि की संज्ञा दी जाती है। मतलब मित्र राष्ट्र विजयी हो गए थे तो उन्होंने धमकी दे करके ये संधि मानने को मजबूर किया था। जर्मनी को धमकी दी कि अगर आप संधि स्वीकार नहीं करेंगे तो हम फिर से युद्ध शुरू कर देंगे, और जर्मनी उस हालत में नहीं था क्योंकि हार चुका था और दोबारा युद्ध नहीं करना चाहता था, उस स्थिति में नहीं था। जर्मनी को इस संधि के संबंध में मत करने का कोई अधिकार ही नहीं था। मतलब जर्मनी को कोई अधिकार ही नहीं था कि इस संधि में बोले कि हाँ आपने ऐसा क्यों किया, ये नहीं होना चाहिए। उसको अपना मत रखने का अधिकार ही नहीं दिएगा। जर्मनी अगर संधि स्वीकार ना करे तो युद्ध की धमकी दी गई, मैंने बताया। इस प्रकार यह पूर्णतः आरोपित संधि थी। ओके, फिर यहाँ पर देखिए प्रतिशोधात्मक संधि। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, प्रतिशोधात्मक संधि, यानी कि प्रतिशोध के भावना से ये संधि की गई थी, मतलब बदले की भावना से। देखिए, फ्रांस जर्मनी से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा 1870-71 में सेडान के युद्ध में अपनी पराजय का बदला लेने के लिए संधि के कठोर प्रावधानों का पक्षधर था। यही कारण है कि इसे प्रतिशोधात्मक संधि कहा जाता है। अब ये क्या था, देखिए 1870-71 के बीच 1870-71 के बीच एक संधि हुई थी, 1870-71 के बीच एक युद्ध हुआ था, सेडान का युद्ध जिसको बोलते हैं, सेडान का युद्ध जर्मनी और फ्रांस के मध्य हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि जर्मनी जीत गया था और उस समय फ्रांस के कई सारे क्षेत्रों को जर्मनी ने ले लिया था, छीन लिया था। क्योंकि फ्रांस हार गया था, जर्मनी जीत गया था सेडान के युद्ध में। तो उसमें क्या था कि फ्रांस के अल्सास और लॉरेंस क्षेत्रों को ले लिया था जर्मनी ने। तो अब चूँकि अब फ्रांस मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ा था और जीत गया था प्रथम विश्व युद्ध में, तो अब बदले की नौबत आ गई, उसको मौका मिल गया। तो उसने उन सभी प्रावधानों का समर्थन किया जिसमें जर्मनी के खिलाफ कठोर प्रावधान थे, कठोर बातें कही गई थी। तो उन सभी प्रावधानों का इसने समर्थन किया कि हाँ बिल्कुल सही है, जर्मनी के साथ कोई भी नरमी नहीं बरतनी चाहिए। ओके, तो बदला लेना चाहता था फ्रांस, वो चाहता था कि जर्मनी एकदम छीड़ हो जाए और इस तरह इसको दबा दिया जाए कि ये फिर कभी उठ ना पाए, एक शक्ति ना बन पाए। ओके, तो वही कह रहा है कि फ्रांस अपनी सुरक्षा चाहता था जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी ही है जो फ्रांस को बार बार युद्ध में हराता था। तो सोचता था कि ये जर्मनी एकदम हार जाए और इसको इस तरह से दबा दिया जाए कि कभी उठ ना पाए। इससे क्या होगा, भविष्य में युद्ध की संभावना नहीं रहेगी। अपना पक्ष दिया। फिर यहाँ पर तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, विश्वासघाती संधि। ओके, तो इसको विश्वासघाती संधि कहा जाता है क्योंकि इसमें जर्मनी के साथ विश्वासघात किया गया। जर्मनी के साथ की गई वर्साय की संधि को विश्वासघाती संधि के रूप में भी देखा जाता है। जर्मनी ने वुडरो विल्सन के 14 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत आत्मसमर्पण किया था।
लेकिन मित्र राष्ट्रों ने इसका उल्लंघन किया तथा जर्मनी पर कठोर आर्थिक एवं सैनिक संबंधी प्रतिबंध लगा दिए। उसकी राष्ट्रीयता को नज़रअंदाज किया गया। कुल मिलाकर मित्र राष्ट्रों ने विल्सन के 14 सूत्रीय कार्यक्रम का पालन नहीं किया। इस प्रकार यह विश्वासघाती संधि थी। अब हुआ क्या? जर्मनी वास्तव में आत्मसमर्पण नहीं करना चाहता था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने कुछ सुझाव दिया। 14 पॉइंट लिख के दिए कि अगर आप आत्मसमर्पण कर देते हैं तो हम आपको ये छूट देंगे। ये अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने सुझाव दिया जर्मनी को कि हारना तो तय है आपका, लेकिन अगर आप आत्मसमर्पण कर देते हैं तो हम आपको यहाँ पर छूट देंगे, ये सुविधा देंगे। मतलब एक प्रकार से उसको एक पत्र भेजा कि आप समर्पण कर दें, इसी में फ़ायदा है। तो जर्मनी ने कर दिया आत्मसमर्पण। लेकिन अब जब आत्मसमर्पण कर दिया तो जो जो बातें कही गई थी जर्मनी से पत्र में, उस पर कोई अमल नहीं किया गया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। क्योंकि अमेरिका अकेले तो था नहीं मित्र राष्ट्र में, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस भी थे। तो इन तीनों की बहुत ज़्यादा चलती थी। इटली भी था, इटली की उतनी ज़्यादा भूमिका थी नहीं। तो इन तीनों की यानी फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, इन्हीं तीनों की चलती थी ज़्यादा। और वुडरो विल्सन बहुत सीधे साधे आदमी थे, तो इनके पत्रों पर ध्यान नहीं दिया गया। तो इस प्रकार कहा जाता है कि जर्मनी ने वुडरो विल्सन के कहने पर आत्मसमर्पण किया और बाद में उसके साथ विश्वासघात किया गया। कठोर अपमानजनक संधि, चौथा पॉइंट आपको डालना है और इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। कठोर भी थी, अपमानजनक मतलब बहुत बेइज्जती की गई जर्मनी की। इस संधि की शर्तें अत्यंत कठोर थी, अपमानजनक थी। जर्मनी की प्रादेशिक अखंडता छिन्न भिन्न कर दी गई। प्रादेशिक अखंडता मतलब जर्मनी के इलाकों को तोड़ फोड़ दिया गया। थोड़ा सा भाग दूसरे देश को दे दिया गया, थोड़ा सा भाग दूसरे देश को। ऐसे जर्मनी को आर्थिक एवं सैनिक दृष्टि से पंगु बनाने के लिए मित्र राष्ट्रों ने निम्नलिखित प्रावधान किए। देखिए क्या क्या किया मित्र राष्ट्रों ने। सबसे पहले क्या किया? राइनलैंड का विसैन्यीकरण कर दिया। विसैन्यीकरण मतलब पहले राइनलैंड में जर्मनी की सेना रहती थी, अब उसको विसैन्यीकरण कर दिया। मतलब अब वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सेना नहीं रहेगी, सेना रहित कर दिया उसको, उसी को बोलते हैं विसैन्यीकरण। ओके, तो देखिए राइनलैंड का विसैन्यीकरण कर दिया। फिर है जर्मनी को निशस्त्रीकरण के लिए बाध्य कर दिया गया। निशस्त्रीकरण मतलब कि आप युद्ध के हथियार बड़े बड़े नहीं रख सकते, छोटे मोटे हथियार रखिए आंतरिक सुरक्षा के लिए, लेकिन आप बड़े बड़े हथियार, तोप और जो भी घातक हथियार हैं युद्ध में जो शामिल होते हैं उनको आप नहीं रख सकते। निशस्त्रीकरण कर दिया गया जर्मनी का। ओके, जर्मनी से अल्सास लॉरेन प्रदेश ले लिया गया तथा फ्रांस को दे दिया गया। तो ये तो होना ही था, क्योंकि अल्सास लॉरेन फ्रांस के ही प्रदेश थे जो सेडान के युद्ध में जर्मनी ने छीन लिए थे। तो अब वो जर्मनी से छीन करके फिर से फ्रांस को दे दिया गया। 15 वर्ष के लिए जर्मनी के सार को भी फ्रांस को दे दिया गया। अब ये देखिए, जर्मनी का एक इलाका था, एक क्षेत्र था सार, ये कोयला बहुत ज़्यादा यहाँ पाया जाता था, एक कोयला क्षेत्र था। इसको जर्मनी से 15 वर्ष के लिए ले करके फ्रांस को दे दिया गया। ओके, जर्मनी से स्लेस्विग लेकर बेल्जियम को दे दिया गया। देखिए, सार को लेकर के फ्रांस को दे दिया गया, स्लेस्विग लेकर के बेल्जियम को दे दिया गया। पोलैंड को स्वतंत्र कर दिया गया। पोलैंड पर पहले जर्मनी अपना दावा ठोकता था, अब उसको स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। फिर यहाँ देखिए, जर्मनी के बोहेमिया, हंगरी और मोराविया के उत्तरी क्षेत्र को मिलाकर चेकोस्लोवाकिया का गठन किया गया, यानी एक स्वतंत्र देश और बन गया चेकोस्लोवाकिया। ये पहले बोहेमिया, हंगरी, मोराविया ये सब जर्मनी के अधीन थे। अब क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने क्या किया, इन सभी को मिला करके एक देश बना दिया चेकोस्लोवाकिया और उसको स्वतंत्र कर दिया। फिर देखिए सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, हर्जेगोविना, डालमेशिया, क्रोएशिया जैसे क्षेत्रों को मिला करके युगोस्लाविया का गठन किया गया। मतलब एक देश और बना दिया गया, 3 देश। पोलैंड को स्वतंत्र किया गया, चेकोस्लोवाकिया को बनाया गया और युगोस्लाविया को भी बना दिया गया। युगोस्लाविया में कौन कौन थे? सर्बिया, मॉन्टेनिग्रो, हर्जेगोविना, डालमेशिया, क्रोएशिया, इन सभी को मिलाकर के एक नए देश का निर्माण किया गया युगोस्लाविया, और इसको स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। फिर है, इसके अतिरिक्त मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के उपनिवेशों को भी बांट लिया तथा 5 अरब का हर्जाना भी देने को कहा कि आपके कारण ही युद्ध हुआ है,
तो इस कारण आपको यानी कि तुमको अब आप कह के उसके सम्मान के साथ उससे बात नहीं करते थे। तो कहा कि आप 5 अरब का हर्जाना भी देंगे, 5 अरब डॉलर, ओके, रुपए में नहीं, डॉलर में आप हर्जाना देंगे। बहुत ज़्यादा रकम हो गई, 5 अरब डॉलर, आप सोच भी नहीं सकते। एक रुपये में 70 से 75 के बीच, एक डॉलर में 70 रुपये हम मान के चलें तो बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, तो मतलब उपनिवेशों को छीन लिया, जहाँ जहाँ उपनिवेश थे उनको छीन लिया गया, ले लिया गया। और इंग्लैंड, फ्रांस, रूस ने मिलकर बांट लिया जर्मनी के उपनिवेशों को। अफ्रीका में जर्मनी के बहुत ज़्यादा उपनिवेश थे, तो उनको बांट लिया इन सभी ने। इस प्रकार हम देखते हैं संधि को पूर्ण रूप से जर्मनी पर जबरदस्ती थोपा गया था और उसकी राष्ट्रीय अखंडता से खिलवाड़ किया गया था। यह संधि ही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनती है। तो ये जर्मनी की संधि थी, सॉरी, वर्साय की संधि थी, जो जर्मनी के साथ की गई थी मित्र राष्ट्र द्वारा। और इसके पक्ष में भी तर्क दिए मैंने, विपक्ष में भी पहले आपको बता दिए थे। विपक्ष में कम, पक्ष में कम है और विपक्ष में ज़्यादा तर्क है। और यही सही भी है कि भाई ये विश्वासघाती संधि थी। इस तरह से किसी देश को अगर वो आत्मसमर्पण कर दिया था तो एक प्रकार से सम्मान के साथ उसके साथ बिहेव करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर जर्मनी गुस्से में था और यही सोच रहा था कि किस दिन हम फिर से बदला ले पाएंगे। लगातार अपने दिमाग में यही चीज़, बदले की भावना उसके थी। और यही कारण है कि दूसरा विश्व युद्ध होता है। जब हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी का उत्थान होता है तो फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। जर्मनी पोलैंड पर आक्रमण कर देता है और फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। वो सब हम लोग पढ़ेंगे जब आगे आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, किसी पेज में इसको तैयार कीजिए। और ऐसे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं ऐसे आपको लाता रहूँगा और आपको पढ़ाता रहूँगा। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को।